सर्वप्रथम ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन एवं श्रद्धा सुमन अर्पण करते हुए आज की इस चिर स्मरणीय तिथि यानी कि 2 अक्टूबर को जन्मे दो महान विभूतियाँ, सत्य, अहिंसा एवं शांति के प्रतीक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और जय जवान जय किसान के प्रणेता पूर्व प्रधानमंत्री भारत से सम्मानित श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर सत सत नमन, कोटि कोटि वंदन एवं श्रद्धा सुमन अर्पण। सभी भाई बहन मित्रों, प्रिय विद्यार्थियों एवं समस्त देशवासियों को 2 अक्टूबर गांधी जयंती की हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज 2 अक्टूबर को भारत की भूमि पर दो महान विभूतियों का जन्म हुआ था, जिनमें सत्य, अहिंसा एवं शांति के प्रतीक है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और दूसरे इस देश के रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ है। मैंने जो अनुभव किया कि महात्मा गांधी जी के बारे में तो ढेर सारे यूट्यूब, ढेर सारे विद्यालय, ढेर सारी पुस्तकों में बहुत से कार्यक्रम आयोजित किए गए और ज़्यादातर जो भी व्याख्याता, टीचर, विद्वान जो टिप्पणी प्रकाश डाले हैं वो महात्मा गांधी जी के ऊपर डाले हैं, लेकिन मेरा विचार थोड़ा सा हटकर है और आज की इस तिथि यानी कि 2 अक्टूबर को गांधी जी का पूर्ण सम्मान करते हुए और थोड़ी सी जो है हम क्षमा चाहते हैं और आज की तिथि पर हम आप सबके बीच में लाल बहादुर शास्त्री जी के ऊपर जो कुछ भी थोड़ी बहुत मेरी स्मृति काम कर रही है उस पर मैं कुछ बातें जो है आप सबसे साझा करना चाह रहा हूँ, खास तौर से जो मेरे प्रिय छात्र हैं उनके लिए। प्रिय छात्रों, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म आज के दिन यानी कि 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश राज्य के मुगलसराय नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम शरद प्रसाद श्रीवास्तव था एवं माता का नाम दुलारी देवी था और जब इनका जन्म हुआ तो उस समय ये अपने नाना के घर पर थे। लाल बहादुर शास्त्री के जन्म के ही मात्र 2 वर्ष के बाद यानी कि इतनी अल्प आयु में 1906 ईस्वी में इनके पिता शरद प्रसाद श्रीवास्तव का आकस्मिक निधन हो गया, जिसके बाद बालक शास्त्री जी के ऊपर से पिताजी की जो छत्रछाया थी हमेशा के लिए हट गई। उस समय इनकी माता राम दुलारी देवी की उम्र मात्र 23 वर्ष थी। ऐसे समय में अपने बालक को लेकर के माता राम दुलारी अपने पिता यानी कि नाना जी के यहाँ आती हैं। नाना हजारी लाल शास्त्री भी 2 वर्ष बाद यानी कि 1906 में पिताजी का देहावसान हुआ और 1908 ईस्वी में इनके नाना हजारी लाल भी ब्रेन स्ट्रोक होने के कारण चल बसे। इस प्रकार से आगे की जो जिम्मेदारी इनके पर नाना थे दरबारी लाल ने संभाला और कुछ दिनों तक इन्होंने जो है पूरी जिम्मेदारी दुलारी देवी और इनके संतान की अपने ऊपर ली। शास्त्री जी हमेशा वंचित रहे, अभाव में जिया, लेकिन कभी भी उन्होंने शिक्षा और आराम के साथ समझौता नहीं किया। और प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप सबसे भी यही उम्मीद करूंगा कि जीवन में कितनी भी हालात कैसी भी किसी भी प्रकार की क्यों ना हो जाए, लेकिन आपको अपने आराम और शिक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करना है। इन्हीं कि आपको आराम नहीं करना है और आपको शिक्षा नहीं छोड़नी है। कितनी भी कठिन मुसीबत क्यों ना आ जाए, निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे। समझौता नहीं किया। शास्त्री जी सदैव एक रैंकर विद्यार्थी थे। इनकी पढ़ाई लिखाई अच्छी प्रकार से चली और जब इनके नाना यानी कि दरबारी लाल यानी कि जो परदादा थे वो भी चले गए, तो बाद में इनके परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी बिंदेश्वरी प्रसाद जी ने अपने कंधों पर लिया
विंदेशी प्रसाद जी का जब तबादला बनारस में हो गया तो राम दुलारी यानी कि इनकी माता और इनके 3 बच्चे यानी कि इनके भाई बहनों को लेकर के वाराणसी में चले आए। और वाराणसी में एक विद्यालय है हरिश्चंद्र हाई स्कूल, जहाँ पर शास्त्री जी का 7वीं कक्षा में दाखिला होता है। और अब तक शास्त्री जी और शास्त्री जी के परिवार पर जो देश के स्वाधीनता या स्वतंत्रता संग्राम का कोई संबंध नहीं था। लेकिन उसी हरिश्चंद्र हाई स्कूल में शास्त्री जी का जब प्रवेश हुआ तो वहाँ पर एक शिक्षक थे जिनका नाम निष्कामेश्वर प्रसाद मिश्र बताया जाता है, जो कि एक अत्यंत देशभक्त एवं उच्च सम्मानित शिक्षक थे, जिन्होंने शास्त्री जी को अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए या आप कह सकते हैं घर पर पढ़ाने के लिए जिम्मेदारी सौंपी या अपने घर पर इन्होंने रखा, जिससे शास्त्री जी की जो वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति होने लगी। अपने गुरु के पास रहते हुए शास्त्री जी ने गुरु जी से देशभक्ति की प्रेरणा ली और स्वतंत्रता संग्राम में गहरी रुचि लेने लगे। इसके बाद गांधी जी, विवेकानंद और श्रीमती यानी बेसेंट जी के बारे में गहन अध्ययन किया। वर्ष 1921 में जब शास्त्री जी 10वीं की परीक्षा में थे, 10वीं में पढ़ रहे थे, 3 महीना शेष था परीक्षा होने को, तब इन्होंने गांधी जी और मालवीय जी के आह्वान पर पढ़ाई छोड़ करके आंदोलन में कूद गए। परिणाम स्वरूप इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अगले दिन इनको छोड़ दिया गया क्योंकि उस समय ये नाबालिग थे। इस प्रकार से आगे चलकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व व्याख्याता और उस समय के पर्यवेक्षक थे JB कृपलानी साहब, जो कि स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के सक्रिय नेताओं में से एक थे तथा महात्मा गांधी जी के सबसे करीबी बताए जाते थे। युवा संशोधकों को अपनी शिक्षा जारी रखने की आवश्यकता को महसूस करते हुए इनके मन में एक विचार आया कि क्यों ना इनके लिए एक विद्यालय यानी कि राष्ट्रीयवादी शिक्षा की व्यवस्था की जाए। तब जाकर के अपने एक मित्र जिनका नाम BN शर्मा है, उनके साथ इन्होंने बात की और इस प्रकार से एक अनौपचारिक स्कूल की स्थापना करने के लिए एक धनी, परोपकारी एवं उत्साही कांग्रेसी राष्ट्रवादी जिनका नाम शिव प्रसाद गुप्त था, इनके समर्थन से 10 जनवरी 1921 को गांधी जी ने बनारस में राष्ट्रीय उच्च शिक्षा की स्थापना के रूप में काशी विद्यापीठ का उद्घाटन किया। इसी संस्थान से शास्त्री जी ने वर्ष 1925 में दर्शन शास्त्र और नैतिकता में प्रथम श्रेणी की डिग्री हासिल की। कुछ समय के लिए शास्त्री जी लाला लाजपत राय का द पीपल सोसाइटी, जिसे लोक सेवक मंडल कहा जाता है, उसमें अध्यक्ष के रूप में काम किए और आजीवन उसके सदस्य रहे। अब ये लोक सेवक मंडल का मतलब होता है कि इसमें लोग जो है कुछ ना कुछ सहयोग करते थे ताकि जरूरत पड़ने पर जो जरूरतमंद व्यक्ति हैं उनको कुछ काम आ जाए। शास्त्री जी की स्वतंत्रता में सक्रियता यानी कि जो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन चलाए गए, उनमें शास्त्री जी की सक्रियता किस प्रकार से रही, क्या रही, इस पर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो वर्ष 1928 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के आह्वान पर शास्त्री जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सक्रिय और परिपक्व सदस्य बन गए। इस दौरान शास्त्री जी 2.5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा भी भुगतनी पड़ी। वर्ष 1937 में यूपी के संसदीय बोर्ड का आयोजन में सचिव पद के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। आगे वर्ष 1940 में सत्याग्रह आंदोलन हुआ, जिसमें इन्होंने उसका समर्थन किया। परिणाम स्वरूप इन्हें 1 वर्ष की जेल यात्रा करनी पड़ी। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। शास्त्री जी उसमें बढ़ चढ़कर भाग लिए, भाषण भी किया, जिसके कारण इन्हें जो है 1 वर्ष का पुनः कारावास हुआ। और 1 वर्ष बाद जब वो बाहर आते हैं तो 1 सप्ताह के लिए नेहरू जी के जो घर है यानी कि मकान आनंद भवन पर स्वतंत्रता कार्यकर्ताओं को निर्देश भेजते रहे। इस प्रकार से
37 से 1946 तक संयुक्त प्रांत के लिए एक निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में एक कार्य करना इन्होंने शुरू किया। ये तो इनके राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित सक्रियता थी। राजनीतिक करियर की बात करें तो अब इनकी राजनीतिक करियर 1947 से प्रारंभ होता है। इन्हीं की सबसे पहले राज्य मंत्री के रूप में अगर देखा जाए तो भारत की स्वतंत्रता के बाद शास्त्री जी को उत्तर प्रदेश से राज्य में संसदीय सचिव नियुक्त किया गया। गोविंद बल्लभ पंत जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उस समय शास्त्री जी को पुलिस एवं परिवहन मंत्री बनाया गया और परिवहन मंत्री बनने के बाद महिला कंडक्टरों की नियुक्ति करने वाले पहले मुख्यमंत्री शास्त्री जी थे। जब ये पुलिस प्रभारी बने थे तो उस समय उन्होंने पुलिस को आदेश दिया था कि जो भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठियों के बजाय पानी के जेट का उपयोग किया जाए। 1950 में तत्कालीन गृह मंत्री ने इनके ऊपर कहा था कि वर्ष 1947 के सांप्रदायिक दंगों पर सफलतापूर्वक अंकुश लगाने का कार्य शास्त्री जी ने किया था। बड़े पैमाने पर पलायन हुआ, शरणार्थियों को पुनः वंचित किया गया। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि इनका जो राज्य मंत्री के रूप में या राजनीतिक कैरियर बड़ा शानदार रहा। कैबिनेट मंत्री की बात करें तो वर्ष 1951 में शास्त्री जी अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव बनाया गया तथा उम्मीदवारों का चयन, प्रचार, चुनाव संबंधी गतिविधियों की दिशा निर्देश के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार थे। उन्होंने 1952, 1957, 1962 के भारतीय आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी की भारी सफलता में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यानी कि 15 वर्ष तक कांग्रेस के लिए कार्य करते रहे। वर्ष 1952 में शास्त्री जी उत्तर प्रदेश के सोराव सह फूलपुर पश्चिमी सीट से यूपी विधानसभा का चुनाव सफलतापूर्वक लड़ा और 69% से अधिक वोट पाकर जीत हासिल की। ऐसा माना जाता है कि उन्हें उत्तर प्रदेश का गृह मंत्री बनाया जा सकता था, लेकिन एक आश्चर्यजनक कदम के तहत नेहरू जी ने उन्हें केंद्रीय मंत्री के रूप में बुला लिया। शास्त्री जी को 13 मई 1952 को भारत गणराज्य का पहला मंत्रिमंडल में रेल और परिवहन मंत्री बनाया गया। उनके समय की एक वाकया है कि वर्ष 1956 में महबूबनगर में रेल दुर्घटना हो गई। शास्त्री जी अपनी नैतिक एवं राजनीतिक जिम्मेदारी लेते हुए प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को अपना इस्तीफा सौंपते हैं, लेकिन जिसे नेहरू जी स्वीकार नहीं करते हैं। और इस घटना के मात्र 2.5 महीने बाद वर्ष 1956 में अरियालूर में रेल दुर्घटना हुई और इस भीषण रेल दुर्घटना से क्षुब्ध होकर शास्त्री जी ने फिर अपना इस्तीफा नेहरू जी को पेश किया। इस बार उनके इस्तीफे को नेहरू जी ने स्वीकार कर लिया। वर्ष 1959 में वाणिज्य और उद्योग मंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया। वर्ष 1961 में शास्त्री जी भारतीय गृह मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। इस प्रकार से शास्त्री जी के जो राजनीतिक जीवन है ये बहुत शानदार तरीके से व्यतीत रहा। वर्ष 1964 से 1966 के दौरान शास्त्री जी भारत के महत्वपूर्ण पद प्रधानमंत्री पद को भी सुशोभित किया, उस पर भी ये आसीन थे। 27 मई 1964 को पद पर रहते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का निधन हो गया, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के कामरान ने 9 जून को शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 11 जून 1964 को शास्त्री जी ने भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। और घरेलू नीतियाँ इनकी बड़ी शानदार रहीं, जिन्होंने नेहरू जी के मंत्रिमंडल में कोई फेरबदल नहीं की। टी.जी. कृष्णाचारी को भारत का वित्त मंत्री पद पर ही रखा। यशवंतराव चौहान जो कि रक्षा मंत्री थे, स्वर्ण सिंह विदेश मंत्री थे और नेहरू जी की पुत्री यानी कि पूर्व में कांग्रेस की अध्यक्ष इंदिरा गांधी को सूचना एवं प्रसारण मंत्री पद पर नियुक्त किया। गुलजारी नंदा को गृह मंत्री के रूप में रखा। वर्ष 1965 में घटना हो गई थी कि मद्रास में जो हिंदी विरोधी आंदोलन शुरू हो गया। लंबे समय तक हिंदी को भारत की राजभाषा बनाने के लिए एक आंदोलन हो गया। तो वहाँ पर शास्त्री जी गए और उन्होंने लोगों को समझाया कि जब तक जो है हिंदी राजभाषा नहीं होती
तब तक आप चाहें तो अंग्रेजी को भी आधिकारिक के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद इनका आश्वासन मिला और लोग जो है अपने अपने धरने को स्थगित किए, शांतिपूर्वक सब छात्र भी वापस चले गए। आर्थिक गतिविधियों की बात करें तो आर्थिक नीतियों में देखेंगे कि शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री थे तो उनके समय में आर्थिक नीतियों उन्होंने जारी की। श्वेत क्रांति यानी कि दुग्ध उत्पादन को उन्होंने बढ़ावा दिया। देश में खाद्यान्न की जब कमी हो रही थी तो शास्त्री जी ने लोगों को आह्वान किया कि पेट पर रस्सी बांधें, एक दिन का सप्ताह में व्रत रखें, और हरित क्रांति को भी उन्होंने बढ़ावा दिया। ये देश पर इसको प्रयोग करने से पहले सबसे पहले इन्होंने अपने घर पर प्रयोग किया कि क्या हमारा परिवार एक दिन भूखा रह करके सफ़र कर लेगा। उसके बाद इन्होंने देश पर लागू किया, लोगों को आह्वान किया। शास्त्री जी की अपील की प्रतिक्रिया हुई कि सोमवार को रेस्तरां खाने की दुकान बंद मिली। देश के कई हिस्सों में शास्त्री व्रत रखा गया और शास्त्री जी ने स्वयं दिल्ली में अपने आधिकारिक आवास पर खुद खेती कर करके लोगों को खाद्यान्न उत्पादन करने के लिए प्रेरित किया, उत्साहित किया। वर्ष 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध जो हुआ 22 दिनों तक चला और बाद में भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाया, यानी कि भारत की जो है विजयश्री हुई। उस दौरान शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, जो कि आज के युग में, आज के समय में बहुत ही प्रसिद्ध है। शास्त्री जी के देहावसान की बात करें, मृत्यु की बात करें तो भारत और पाकिस्तान 1965 युद्ध के बाद शांति संधि के लिए उस समय ताशकंद में गए हुए थे। 10 जनवरी 1966 को समझौता हुआ और 11 जनवरी 1966 को ताशकंद वर्तमान उज्बेकिस्तान यानी कि सोवियत रूस में दिल का दौरा पड़ जाने के कारण जो है शास्त्री जी का आकस्मिक निधन हो गया। फिलहाल कुछ लोगों का ये भी मानना है कि उनकी मृत्यु जो है इससे नहीं हुई है। इनकी जो पत्नी थी ललिता शास्त्री, जिन्होंने मीडिया के सामने बयान दिया कि उन्हें जहर देकर मारा गया है। फिलहाल जो कुछ भी रहा हो, ये बड़ा अनसुलझा रहस्य था। इसका पता आज तक भी नहीं चला और इनकी मृत्यु के बाद जो भारतीय मीडिया भी मौन साधी रही, कुछ भी नहीं पता चला। और मरणोपरांत वर्ष 1966 में शास्त्री जी को भारत रत्न पुरस्कार मिला। इनके मरने के बाद इनके जो मीडिया प्रभारी थे, उनसे जब लोगों ने बातें की, देखा तो इनके पास केवल एक मकान था, एक कार थी जो कि इन्होंने ब्याज पर लिया था और उसकी जो किस्त थी वो समय समय से भरी जा रही थी। तो इनके जीवन से ये प्रेरणा मिलती है कि एक साधारण से परिवार में जन्मे, साधारण से परिवार में पले बढ़े और उच्च पद को प्राप्त करने के बाद भी शास्त्री जी साधारण से रहे और साधारण से रहते हुए इन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया और अपने मरते दम तक अपने जो है अपने जीवन का एक एक पल अपने देश के लिए लगाया। तो मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी से विदा लेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।